नमस्कार। कहानी के झरोखे में आप सभी का स्वागत है। मैं भारती दीक्षित आपके लिए हर बार कुछ नई कहानी लेकर आती हूँ। तो उसी श्रृंखला में आज जो कहानी है उसका नाम है कार्तिक की कहानी और इसे लिखा है पीयूष दहिया ने। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए हम सुनते हैं पीयूष दहिया द्वारा लिखित ये कहानी कार्तिक की कहानी। पहाड़ों के घेरे में एक छोटा सा गांव था। गांव में लुभावने सीढ़ी नुमा खेतों के छोरों पर एक छोटे दरवाजे व दो छोटी खिड़कियों वाला एक सुंदर व मजबूत घर था। चांदनी रात में पूरा घर रोशनी से नहाया लगता। यहाँ कार्तिक रहता था। 7वीं कक्षा में पढ़ता एक निडर विद्यार्थी, हंसमुख व होनहार, मिलनसार, खूब खुराफाती, लेकिन गजब की सूझबूझ का धनी। वह अपनी मेहनती माँ के साथ पाँव फटते न फटते सुबह जल्दी ही जाग जाता और छुट्टियों में रोज माँ के कामों में हाथ बटाता। माँ मना करती कि अभी वह बहुत छोटा है, तो उसके तर्क होते कि हम सभी काम करते हुए ही सीखते हैं। सीखना हमेशा अच्छा ही होता है, तब भला आप मुझे मना क्यों करती हैं? यूं अपने तर्कों से वह माँ को लाजवाब कर देता, अपनी बातों से कायल कर लेता। कभी माँ के साथ जंगल जाकर लकड़ियां काटता, कभी दोस्तों के साथ भांति भांति के खेल खेलता था, या कभी गांव के पुस्तकालय में चला जाता और वहां अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ता। कुछ किताबें समझ में आती, कुछ नहीं, पर वह कोशिश करता, पूरा ध्यान व दिल लगाकर पढ़ता। किताबें से एक ऐसी दुनिया में ले जाती जो इतनी विशाल और अपार थी कि उसके विस्मय व जिज्ञासा का तापमान बढ़ता जाता। यूं कार्तिक तरह तरह के खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और अक्सर इनमें अव्वल आता। कार्तिक व उसके दोस्त इतने सयाने थे कि अपने मासूम सवालों से बड़ों बड़ों के कान कतर लेते। कभी पूछते, जब सब इंसान बराबर हैं, तो कक्षा में हम लड़के लड़कियों को अलग अलग क्यों बैठाया जाता है? क्यों कुछ बच्चे स्कूल आकर पढ़ते नहीं? क्यों कुछ बच्चों को किसी ढाबे या कहीं और काम पर चले जाना पड़ता है बजाय स्कूल आने के? कभी पूछते, ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं और कुछ किसी दूसरे स्कूल में? सभी बच्चों के लिए एक सी सुविधाओं वाला एक ही बड़ी स्कूल क्यों नहीं होती, जबकि सब गुरुजी कहते हैं कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। कार्तिक दोपहर में संस्था वाली दीदी मेधा के पास चला जाता। मेधा दी के पास बैठना उसे उतना ही प्रेरणाप्रद लगता जितना अपने बूढ़े दादा के पास बैठना। मेधा दी के साथ रहने में उसे अपने ही गांव में आ रहे नए परिवर्तन व चीजों के बारे में सीखने व इनमें शामिल होने का मौका मिलता। कभी कभार यहाँ भी वह मेधा दी के सामने ऐसे सवाल उठा देता कि उन्हें इसका जवाब देना कठिन लगता। मसलन कार्तिक पूछ बैठता, पहले जब आप लोग हमारे गांव में नहीं आते थे, तब हम बाढ़ या भूस्खलन को रगवाड़ों या नालों को गधेरे कहते थे, या इसी तरह हमारे यहाँ अपनी ही बोली शैली के बहुत सारे शब्द आम चलन में थे, लेकिन आपके आने के बाद धीरे धीरे उन शब्दों की जगह अब आपके शब्दों ने ले ली है और हमारे अपने शब्द व व्यवहार गायब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप सब शहर जाकर हमारे शब्दों को अपना रहे हैं? कार्तिक के ऐसे प्रश्नों पर मेधा दी उसे शाबाशी देकर प्रोत्साहित करती, लेकिन खुद किसी जटिल सोच में डूब जाती। फिर अच्छे से समझाने लगती, हमें आपस में एक दूसरे से सीखना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करते चले जाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे गांव शहर में और शहर गांव तक ऐसे विस्तार ले ले कि दोनों एक हो जाए। अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी गांव शहर का भेद ही न बचा रह जाए। फिर गांव का ज्ञान शहर के काम आएगा और शहर का ज्ञान गांव के। मेधा दी और भी बहुत कुछ बताती समझाती, पर कार्तिक का मन शांत नहीं होता। दिनेश सर कार्तिक से कुछ ऐसा दोस्ताना व्यवहार करते कि कार्तिक और उनके बीच का उम्र का फासला आड़े न आकर पट सा जाता। वह और उसके दोस्त खुलकर दिनेश सर से बहस करते और दिनेश सर उन्हें अपने कामकाज में बाकायदा शामिल कर लेते।
दिनेश सर गांव में सभी लोगों को आपदाओं के खतरों के बारे में जानकारी देने के अलावा यह भी बताते कि सभी इन गाहे बगाहे घट जाने वाली आपदाओं की रोकथाम कैसे करें और इससे बचने के लिए किस तरह की तैयारियों के प्रति सक्रिय व जागरूक हों। स्कूल की बड़ी और छोटी कक्षाओं के लड़के लड़कियों को आपस में मिलाकर कई तरह की टोलियां बना ली गई और फिर सब बच्चे अब अपनी अपनी टोलियों के साथ हर छुट्टी के दिन तरह तरह से विभिन्न तरह की आपदाओं जैसे भूकंप या बादल फटना या बिजली गिरना या जंगल में आग लग जाना इत्यादि पर जागरूकता कार्यक्रम बनाने लगे और उन्हें पूरे गांव में इधर उधर आयोजित करने लगे। सबको इन कामों में आनंद आता क्योंकि इन कामों को अपनी तरह से करने की उन्हें पूरी आजादी होती। एक टोली ने पंचायत भवन के बरामदे में एक ऐसा नक्शा बनाकर टांग दिया जिसमें आपदा संवेदनशील गांव व क्षेत्र आते थे। तीसरी कक्षा के 4 बच्चे गट्टू, टुन्नू, बिट्टी और रानी एक दिन जब वहां बरामदे में खेल रहे थे तब उनकी नजर इस नक्शे पर पड़ी और वे इसमें अपना गांव ढूंढने लगे। तभी बिट्टी ने नक्शे में अपना घर भी खोज लिया और मारे खुशी के उछल पड़ी। लेकिन टुन्नू का घर गांव के परले ओर पड़ता था, थोड़ा दूर था, सो वह एकदम से चिंता में भरकर बोला, अरे मेरा घर इतनी दूर है कि अगर कोई आपदा आ गई तो मैं भला कैसे किसी को पुकारूंगा? मेरी पुकार कोई सुन भी नहीं सकेगा। ओह, अब क्या होगा? टुन्नू की यह बात सुनते ही बाकी तीनों दोस्त भी चिंता से भर उठे। चारों के मुंह लटक गए। जब वे इस तरह से खेल छोड़कर लगातार सोचने लगे, तभी टुन्नू को ही एक जोरदार ख्याल आया। वह बोला, क्यों ना हम यहाँ पर सभी के घरों के फोन नंबरों की एक लिस्ट लगा दें, ताकि मेरे जैसे दूर रहने वाले बच्चे इनमें से अपने परिचित के फोन नंबर लिखकर अपने पास रख लें, ताकि संकट के समय उन्हें फोन करके अपनी हालत के बारे में सूचना दे सकें। और मैं भी गट्टू का फोन नंबर ले लेता हूँ, अभी इसे अपने पास ही रखूंगा, यह याद ही कर लूंगा। टुन्नू के इस ख्याल से सभी की आंखों में चमक आ गई। वे फिर से नक्शे में ही आगे और देखने लगे। अब की गट्टू का ध्यान नक्शे में इस ओर गया कि बगल वाले गांव में एम्बुलेंस के अलावा कुछ और सुविधाएं भी हैं। वह बोला, क्यों न कल जाकर गुरुजी से यह कहा जाए कि वे इस गांव का फोन नंबर लेकर यहाँ लगा दें, ताकि संकट के समय सबको पता रहे और इस बड़े व सुरक्षित गांव की ओर सब जा सकें या वहां तक सूचना पहुंचा ही सकें। सबको गट्टू की यह बात पसंद आई। अगले दिन उन्होंने निधि मैम को यह बताया। उन्हें बच्चों की इस सूझबूझ पर बहुत आश्चर्य हुआ और वे बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने सोचा कि हाँ, इसी तरह से धीरे धीरे गांव में सब चीजों के बारे में जागृत होना शुरू होते हैं और परिवर्तन आने लगते हैं। बस बराबर कोशिश करते रहना होगा। ऐसे ही एक इतवार के दिन कार्तिक ने अपनी टोली हम शैतान के साथ दूसरी से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक बाघ बकरी नाटक खेला। सब बच्चे जमा हो गए। नाटक शुरू हुआ। नाटक में बाघ का मतलब भूकंप से जोड़ा गया और बाघ से अपना जीवन बचाने वाली बकरियों का मतलब गांव के सब लोगों से। जैसे ही मंच पर कार्तिक बाघ बनकर आया तो पूरा मंच खूब जोर जोर से हिलने लगा। गट्टू अपने दादा यानी आकाश को लेकर फौरन एक मजबूत पलंग के नीचे छुप गया और दूसरे घर में माँ की भूमिका में ऋचा अपने बच्चों के साथ दौड़कर घर से बाहर निकलकर खुले स्थान पर आ गई, क्योंकि मंच पर उसका घर एक कच्चे व कमजोर घर के रूप में दिखाया गया था। इसी तरह तीसरे घर में टुन्नू फौरन सबसे पहले गैस व बिजली बंद करते हुए ऊंची आवाज में बोला, ओ कोई दरवाजे के रास्ते में मत खड़े हो, दरवाजा गिर सकता है, सो टेबल के नीचे छुप जाओ। बाघ यानी भूकंप के रूप में कार्तिक
पूरे मंच पर इधर से उधर और उधर से इधर होते हुए तेजी से पूरे मंच का चक्कर लगाते हुए दौड़ने लगा, यह बताने के लिए कि देखो भूकंप आ रहा है। सभी बच्चे रोमांचित हो टकटकी लगाए मंच की ओर देख रहे थे। तभी मंच के पीछे से सूत्रधार के रूप में एक आवाज आने लगी जो बोल रही थी, भूकंप का दूसरा झटका भी आ सकता है। सब लोग टॉर्च व पेट्रोमैक्स व घर का कीमती सामान लेकर तुरंत ही मजबूत भवन वाले स्कूल की सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, लेकिन अपने पड़ोसियों की मदद करना ना भूलें। वे सब जो घायल हो गए हैं उनका प्राथमिक उपचार करें और भूकंप की खबर गांव भेजें ताकि वहां से मदद आ सके। नाटक अपने चरम पर पहुंचकर खत्म हुआ तो सभी बच्चे देर तक तालियां बजाते रहे। सभी को नाटक बहुत अच्छा लगा। घर लौटते हुए बच्चों के मुंह पर बाघ बाघ भूकंप भूकंप था तो बड़े इस पर चर्चा कर रहे थे कि अगर इन आपदाओं से बचने के लिए हमारी छोटी छोटी तैयारियां व योजना पहले से ही रहें तो कितना अच्छा रहे, ताकि इन संकटों का सामना बिना जान माल की हानि के किया जा सके। आने वाले कई दिनों तक इस नाटक की इतनी धूम मची रही कि कई गांवों में इसका मंचन हुआ। इन सब गतिविधियों के कारण गांव में इन छोटे बड़े बच्चों की टोलियों की अलग पहचान बनने लगी। इससे बच्चे अपने को बहुत जिम्मेदार महसूस करने लगते और दुगने उत्साह व लगन से काम करते। कार्तिक के मन में यह भरोसा जगने लगा था कि अच्छे काम व अच्छे विचार कभी निष्फल नहीं जाते। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। फिर वे बरसात के वे अलग से दिन आए जो बच्चों को बहुत भाते थे, पर माओं को आफत लगते। बच्चों को स्कूली पहरों से राहत मिलने लगती, लेकिन माओं के रोजमर्रा के कामों में बारिश से मुश्किलें आने लगती। इन्हीं दिनों कार्तिक ने गौर किया कि पिछले 3 दिनों से पानी लगातार गिर रहा है। पाठशाला में इससे छुट्टियां थीं, लेकिन उसे अपनी टोली व दिनेश सर के संग पाठशाला के भवन में जाना रहता था, क्योंकि बाहर से कुछ लोग संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लेने आए थे। मेधा दी को अपनी बीमार मित्र का हालचाल जानने अचानक शहर जाना पड़ गया। इससे दिनेश सर पर काम का सारा दबाव आन पड़ा। टोली बढ़ चढ़कर उनके कामों में हाथ बटा रही थी, पर कार्तिक को लगा कि उस दिन की हवा कुछ और थी। पाठशाला का भवन बस्ती वाले घरों से थोड़ा दूर व ऊंचाई पर इस तरह से बना था कि बहुत सारे घर वहीं से दिख जाते थे। अचानक जोर से घरघराहट की आवाज आने लगी। सभी आनन फानन में भागम भाग करते हुए भवन के बड़े आंगननुमा बरामदे में दरवाजे के रास्ते को छोड़कर एक सुरक्षित कोने में जमा हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी धरती में फिर तेज तेज झटके आने लगे और बिजली गुल हो गई। सभी को पता चल गया कि सच में भूकंप आ गया है। उस समय बीच बीच में आसमान में बिजली भी यूं कड़क रही थी मानो शैतान अपने सफेद दांत दिखा रहा हो। सभी सन्न से रह गए। भूकंप गुजर जाने पर सभी समझने लगे। दिनेश सर व कुछ दूसरे साथियों ने पेट्रोमैक्स, लालटेन, मशालें व टॉर्च अपने अपने हाथों में ले लिए और अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगे कि कहीं गांव बस्ती में इस भूकंप प्रलय ने सब कुछ तहस नहस तो नहीं कर दिया। उस भयानक अंधेरी रात का बयान शायद ही कोई कागज पर उतारने में सक्षम हो पाए। वहां का माहौल इतना खौफनाक हो चुका था तथा सभी के हाथ पांव यूं फूल रहे थे कि एक एक पल काटना सदियों जैसा लग रहा था। सबकी जुबान पर केवल ईश्वर का नाम था। पानी का गिरना जारी था। इतना तय लग रहा था कि बस्ती तक पहुंचने के कई रास्ते जरूर अवरुद्ध हो गए होंगे। कार्तिक को अपनी मां की चिंता होने लगी और बाकी सबको भी पूरे गांव की।
फैसला तुरंत करना था कि अब क्या करना चाहिए। दिनेश सर ने बिना वक्त खोए रणनीति बनाई, सभी को काम सौंपे। कार्तिक दिनेश सर व उनके एक साथी के साथ गांव की ओर रवाना हुआ, क्योंकि इस घोर अंधेरे में वे रास्ते व पुल तहस नहस हो चुके थे जिनका पता सर को था। सो कार्तिक उन्हें दूसरे रास्तों से ले चला। बेलचा फावड़ा उनके हाथों में थे और रोशनी कार्तिक के हाथों में। नीडर कार्तिक के बाल मन में लगातार कई बातें एक साथ जुगनुओं जैसे जल बुझ रही थी। क्या सब फूल खत्म हो गए होंगे? ईश्वर हमेशा अच्छी चीजें ही धरती पर भेजता है। सुंदर बारिश, फूल फल, सूरज चंदा, तारों की रोशनी से लेकर सभी कुछ। तब उसने यह बुरी चीज क्यों भेज दी? क्या अनजाने में ही? आखिर हम सब उसके बच्चे हैं, वह हमसे प्यार करता है। तब क्या अभी के संकट की इन घड़ियों में हमारे लिए कोई मतलब व संदेश छिपा है? कार्तिक का सोचना जारी रहा और किसी तरह वे बचते बचाते गांव तक पहुंचे। गांव में सभी वहां की एक खुली जगह पर इकट्ठा थे और आपस में एक दूसरे की गिनती करते हुए यह पता लगा रहे थे कि कितने लोग अभी गायब हैं और वे गायब लोग कहाँ हो सकते हैं। कुछ एक के घर धंस से गए थे, कुछ के खंडहरों में बदल गए थे, कुछ एक के मकानों में सिर्फ दरारें आई थी, तो कुछ एक मकान मलबों में दब गए थे। पूरा दृश्य विनाश की कहानी स्वयं ही बयां कर रहा था। छोटे बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को फौरन ही उधर के एक सुरक्षित कोने में सभी ने मिलकर पहुंचाया। फिर कार्तिक सहित बाकी सक्षम व मजबूत लोगों को मलबों से निकालने में लग गए। कोई कहीं फंसा था, कोई कहीं। स्थितियां बहुत कठिन थी, लेकिन साहस जगा था। लगता था सब अकेले थे, पर सब साथ थे। सबने सबकी जान बचाई। अगले कुछ दिनों तक सदमे की अजीब सी खामोशी पूरे गांव पर मंडराती रही। कार्तिक लगातार राहत व बचाव कार्यों में पूरे प्राणपन से लगा रहा, उसकी टोली के सब साथी भी। जब धीरे धीरे सबकी सांसें सामान्य लय में वापस आने लगी, तो चारों ओर कार्तिक के अलावा बच्चों की सभी टोलियों के लिए सराहना के स्वर गूंज रहे थे। सराहना के इन स्वरों में बड़ी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों के साथ उन बड़ों के स्वर भी शामिल थे जो अभी कुछ महीनों पहले तक या तो इन टोलियों का मजाक बनाने में लगे रहते या उनकी कही बातों की अनदेखी करते थे। तब कोई नहीं जानता था कि ये टोलियां तथा सरकार के दूसरे प्रतिनिधि गांव में आपदा से बचाव, तैयारी व सावधानी की जिन बातों की अलख जगाने में लगे थे, वे किसी परिकथा का कभी न घटने वाला काल्पनिक किस्सा न होकर आने वाले दिनों में उनके जीवन में एक भयानक असलियत के तौर पर हूबहू उजागर होने वाला है। हाँ, सच है, प्रकृति को पूरी तरह से समझ लेना इंसान के बूते की बात नहीं, पर हम अपनी कोशिश करते हुए सजग व तैयार तो रह सकते हैं ताकि हर संकट का सामना किया जा सके। जैसा कि कार्तिक और सभी टोलियों ने एक दूसरे से पूरे गांव ने अपनी जीवन कहानी में समझा व उसे चरितार्थ किया।